हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड। अब स्टूडेंट्स, एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड होती क्या है? एकदम सिंपल सा इसका जो है कंसेप्ट है, राइट? क्या है एक्सेस डिमांड? डिमांड का ज्यादा हो जाना। किससे ज्यादा होगी डिमांड? सप्लाई से। हमें पता है हमारी इकोनॉमी में दो जो है मेन मैकेनिज्म होते हैं। क्या होता है? एक डिमांड होती है जो कि कंज्यूमर्स करते हैं और एक सप्लाई होती है जो कि प्रोड्यूसर्स करते हैं। प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन हम बोलेंगे कंपोनेंट्स हमारे इकोनॉमी के। तो जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है तो ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड और सप्लाई होगा। अगर डिमांड और सप्लाई नहीं है तो इकोनॉमी का कोई जो है सेंस नहीं निकलता है, ठीक है? तो अब एक्सेस डिमांड क्या हो जाता है? डिमांड का ज्यादा होना। किसके कंपैरिजन में ज्यादा हो रही है डिमांड? आपके सप्लाई के कंपैरिजन में। एंड डेफिशिएंट डिमांड का क्या मतलब होता है? तो डेफिशिएंट डिमांड का मतलब होता है डिमांड का कम हो जाना। अब डिमांड किसके कंपैरिजन में कम होगी? सप्लाई के कंपैरिजन में, ठीक है? तो एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या है? ये तो आई होप सो आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। अब ये ज्यादा कम हम कैसे बोल रहे हैं? ये दोनों अगर इक्वल रहते तो इसे हम क्या बोलते हैं? इस स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, राइट? हमारी इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम पर कब जो है कही जाती है कि अब जो है हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर है? तो जब आपके डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को मीट करते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो वो होता है हमारी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी पोजीशन जहां से हमारी जो इकोनॉमी है वो अपनी ये जो डिमांड है, सप्लाई है, ये जो सारी चीजें चल रही है, ये चेंज नहीं करना चाहती है, ठीक है? ये होता है हमारे एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड का मतलब, इक्विलिब्रियम का मतलब। आई होप सो ये सब कुछ अच्छे से क्लियर है आप लोगों को। अब हम लोग बहुत ही जल्दी से जो है एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड में और क्या क्या डिफरेंस होते हैं ये देख लेते हैं। इसका मीनिंग का डिफरेंस समझ में आया, लेकिन इसके अलावा और भी डिफरेंसेस होते हैं। तो अब ये डिफरेंसेस क्या होते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग देख ले। तो एक्सेस डिमांड का मतलब क्या हो गया? इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एडी का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड, ठीक है? जब हम इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं, मतलब कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड की बात कर रहे हैं, तो हम उसे नॉर्मली जो है इंडिविजुअल डिमांड या डिमांड बोल देते हैं। जब हम इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी पर कुछ भी चीजें जो है हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हमें क्या लेना होता है? एग्रीगेट्स लेने होते हैं, मतलब कि टोटल लेना होता है, ठीक है? तो इकोनॉमी के जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो सारे कितनी डिमांड कर रहे हैं, टोटल कितनी डिमांड की जा रही है, उसे एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है, ठीक है? और वही बोले हम एएस, तो एएस क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं आपकी इकोनॉमी के, वो सारे प्रोड्यूसर्स कितने जो है गुड्स को क्या करना चाहते हैं? सप्लाई करना चाहते हैं, उसे हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। ओके, इन शॉर्ट एडी एंड एएस। तो एक्सेस डिमांड की अगर हम बात करें तो इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एडी इज मोर देन एएस करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। किसके करस्पॉन्डिंग? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के करस्पॉन्डिंग। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा जो है हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जिसमें कि हर एक वो पर्सन जिसे काम चाहिए उसे काम मिल रहा है। मतलब कि फुल एम्प्लॉयमेंट में इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, और अगर होता भी है तो बहुत ही जो है रेयर केसेस में हमें देखने को मिलता है, बहुत ही कम प्रपोर्शन से हमें वो देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये हम बात करते हैं करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये हो जाता है आपके एक्सेस डिमांड। अब बारी आती है डेफिशिएंट डिमांड की। सो डेफिशिएंट डिमांड क्या हो गया कि जब एडी क्या है? लेस देन एएस हो जाएगा, ठीक है? सो इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एडी इज लेस देन एएस करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी, ठीक है? ये भी जो है हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के करस्पॉन्डिंग ही देखते हैं, क्योंकि जो हमारा इक्विलिब्रियम डिटरमाइन किया जाता है वो हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के करस्पॉन्डिंग देखते हैं। तो ऑब्वियस ही चीज है, जब हम एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड की बात करेंगे तो वो भी आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के करस्पॉन्डिंग ही देखोगे, ठीक है? तो ये हो जाता है हमारा मीनिंग। फिर आता है इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप। अब एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड में इन्फ्लेशनरी गैप आता है या डिफ्लेशनरी गैप आता है, वो हमें देखना है।
तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एक्सेस डिमांड की, तो इसमें क्या आएगा, इन्फ्लेशनरी आएगा, डिफ्लेशनरी? ऑब्वियसली चीज है इन्फ्लेशनरी गैप। क्यों? इन्फ्लेशनरी गैप जो है उसे आप एक टर्म से क्या करो, लिंक करो। इन्फ्लेशनरी, इसको शॉर्ट कर दो इन्फ्लेशन, मतलब कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो जब एक्सेस डिमांड है, दैट मींस एडी इज मोर देन एएस है, डिमांड हो रही है 30 यूनिट्स की, ठीक है, सप्लाई हो रही है मान लो 10 यूनिट्स की। तो अब ये जो सप्लाई हो रही है 10 यूनिट्स की, ये जो सप्लायर्स हैं ये क्या सोचेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर ले। तो ये इन्हें जब दिख रहा है कि ज्यादा जो है डिमांड है, तो ये अपने जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उनके प्राइसेस बढ़ा देंगे। क्योंकि इस 30 यूनिट्स, या हम बोल दें कि 30 यूनिट्स को करस्पॉन्ड कर लो आप 30 पीपल से, तो उन 30 लोगों में से 10 लोग तो ऐसे होंगे ही होंगे जो हाई प्राइसेस पर क्या कर ले, ये जो गुड्स हैं इन्हें खरीद ले, ठीक है। तो इसलिए जो है, जो आपकी एक्सेस डिमांड है उसकी वजह से इन्फ्लेशन आता है, और ये जो एक डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम व्हेन एडी इज इक्वल्स टू एस, डिसइक्विलिब्रियम क्या क्रिएट हुआ कि अब एडी इज मोर देन एस है, तो हम यहां से यहां गए, तो ये जो गैप है इन दोनों के बीच में, जो डिसइक्विलिब्रियम वाला गैप है एक्सेस डिमांड में, हम उसे इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं, ठीक है। तो आई गेस कि ये चीज क्लियर है कि इन्फ्लेशनरी गैप क्यों आएगा आपके एक्सेस डिमांड में। अब वही हम डिफिशिएंट डिमांड की बात करें, तो डिफिशिएंट डिमांड में क्या आएगा, डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप को हम किससे जो है लिंक करेंगे, डिफ्लेशन से, ठीक है। अब ये समझ लो कि 10 यूनिट्स की क्या हो रही है, डिमांड हो रही है, एंड सप्लाई हो रही है 30 यूनिट्स की। तो ये जो सप्लायर्स हैं ये अपने गुड्स को सेल करना चाहेंगे। वो ऐसा थोड़े ना कि बस उन्होंने बना के रख लिया कि चलो ठीक है बन तो गए, अब हमें क्या करना। उनका मेन मोटिव क्या है, गुड्स उन्होंने बनाया तो उन्हें वो सेल करना है, ठीक है। तो सेल करने के लिए जब 30 यूनिट्स बनाए गए, 10 यूनिट्स की डिमांड हो रही है, तो जो बचा हुआ जो बैलेंस है 20 यूनिट्स का, उसका क्या होगा, 20 यूनिट्स जो है वो सेल आउट तो करने पड़ेंगे। अब हमें एक जनरल रूल पता है कि जब प्राइसेस कम होते हैं तो डिमांड जो है बढ़ने लगती है, राइट। तो जो सप्लायर्स हैं, अब उन्हें अगर अपने गुड्स को सेल करना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, इसके प्राइसेस करने पड़ेंगे कम, तब जाकर जो है ज्यादा लोग इसकी डिमांड करने लगेंगे, और ये जो ये जो एक्सेस सप्लाई हो रही है, हम बोलते हैं डिफिशिएंट डिमांड हो रही है, वो क्योर हो पाएगी, ठीक है। सो इसकी जो हमारा डिफिशिएंट डिमांड है उसमें हमें कौन सा गैप देखने को मिला, डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। दिस लीड्स टू डिफ्लेशन, और ये जो गैप देखा हमने, ये जो डिसइक्विलिब्रियम देखा हमने, इसे हम डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। ऑल राइट, सो आई गेस ये भी क्लियर है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाले बेसिस पर आते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल। अब इक्विलिब्रियम लेवल हमें पता है कब अटेन किया जाता है, एडी इज इक्वल्स टू एएस होता है तब, ठीक है। लेकिन ये जो एडी इज इक्वल्स टू एएस है, ये मानना है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का। उनका मानना है कि एक इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम पर होती है सिर्फ इस सिचुएशन में। लेकिन जो कीनीजियंस थ्योरी है, ठीक है, ये आप लोगों को नेम वगैरह पता होना चाहिए अच्छे से। जो कीनीजियंस थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम 3 सिचुएशंस में अटेन किया जा सकता है। कौन सी 3 सिचुएशंस, देखो एडी इज इक्वल्स टू एएस जब हम बोलते हैं तो ये होता है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट के करस्पॉन्डिंग, राइट। ये चीज क्या हो गई, आपके फुल एम्प्लॉयमेंट के करस्पॉन्डिंग हमें देखने को मिली। लेकिन कीनीजियंस थ्योरी ये बोलती है कि एक इकोनॉमी का जो इक्विलिब्रियम है वो 3 कंडीशंस में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हो जाता है, एक हो जाता है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये क्या हो गया आपका फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया। उसके बाद में एक होता है आपका ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, और एक होता है आपका अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो ये 3 कंडीशंस होती है जिसमें कि एक इकोनॉमी अपनी इक्विलिब्रियम पर हो सकती है। अब जब आपकी एडी और एएस एक दूसरे के इक्वल होती है तो हम बोलते हैं कि भाई वो फुल एम्प्लॉयमेंट, या जो हम फुल एम्प्लॉयमेंट के करस्पॉन्डिंग हम ये चीज देख रहे हैं। लेकिन जब आपका AD इज ग्रेटर देन AS एंड AD इज लेस देन AS है, तो फिर हम इसके करस्पॉन्डिंग
नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि देखो एक सिंपल सी चीज समझो, जब एडी क्या है, कम है एएस से, दैट मीन्स डिमांड इज लेस देन सप्लाई है अगर, तो ऐसे केस में क्या हो रहा है कि अब जो सप्लायर्स है वो ज्यादा गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करना चाहेंगे, वो क्या करेंगे, वो उनका जो ऑलरेडी स्टॉक पाइल अप हो गया है उसे पहले सेल आउट करेंगे, इसके लिए वो अपना प्रोडक्शन रोकेंगे। प्रोडक्शन रोकेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी उन्हें कम करना पड़ेगा, क्योंकि जब प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो वो जो है फालतू में लोगों को एम्प्लॉय भी नहीं करेंगे और उन्हें सैलरी भी पे नहीं करेंगे। सो दैट मीन्स वहां पर एम्प्लॉयमेंट कम हुआ, तो क्या वो फुल एम्प्लॉयमेंट रहा? नहीं, वो अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, ठीक है। एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट हम क्या कहते हैं कि जब आपके फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ऊपर, जब हम पूरा डायग्राम बनाते हैं तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से अबव जब एक इक्विलिब्रियम अटेन किया जाता है तो वो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। दैट इज वो आपकी कौन सी वाली हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी व्हाट वी से एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन, ठीक है। इसे एक बार डायग्राम के थ्रू देख ले अगर, तो ज्यादा बेटर हमें समझ में आ जाएगा। हम जो हमारा एएस का कर्व है वो ये 45 डिग्री लाइन बन गई, एडी जो है वो मैंने ये बना दिया, ठीक है। तो ये जो है स्टूडेंट्स, ये है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब मैं बोल रही हूँ एक्सेस डिमांड है, तो ये जो एडी है इसके अबव एक और ग्राफ बनेगा हमारा। एक्सेस डिमांड है, ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है इस एडी से अबव आने वाला है, तो ये मेरा एक जो है एक और एडी कर्व बनता है, दिस इज AD1, ये एक्सेस डिमांड हम बोल रहे हैं। तो ये वाला जो इक्विलिब्रियम है, इससे अबव जब हम इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं तो इसे हम ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और वहीं जब हम डेफिशिएंट डिमांड की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स अगर आपका ये वाला एडी है, डेफिशिएंट डिमांड क्या बोल रहा है, कम डिमांड करना, तो इसके बिलो जो है ये आने वाला है, तो ये वाली जो हमारी जो पॉइंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो आई गेस ये चीज क्लियर हो गई है आप लोगों को अच्छे से कि क्या हमने यहाँ पर किया है। तो अब इसका जो है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिख दे हम लोग। सो एक्सेस डिमांड इट इंडिकेट्स ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड deficient demand it indicates under employment equilibrium। ऑल राइट, यही चीज जो अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की। फिर आते हैं नेक्स्ट वाले बेसिस पर, दैट इज क्या रीजन होता है, क्यों एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड हमें देखने को मिलती है, उसके पीछे के रीजंस हमें बताने हैं। तो एक्सेस डिमांड क्यों जो है हमें देखने को मिल रही है, तो भाई ये हो सकता है इट ऑकर्स ड्यू टू एक्सेस ऑफ एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर, दैट इज ड्यू टू राइज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा हो जाए तो वो हमारा एक्सेस डिमांड में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं अगर हम डेफिशिएंट डिमांड की बात करें तो इसका अपोजिट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, शॉर्टेज ऑफ एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो ये एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर है उनमें हमें शॉर्टेज देखने को मिली, दैट इज जो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो फॉल हो रहा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फॉल हो रहा है, तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। हमने जितना सोचा था उतना नहीं हो रहा, उससे कम हो रहा है। हमने जितना सोचा कि इतनी एडी होगी उस हिसाब से आपकी जो है आपने सप्लाई की, लेकिन अब उतनी जो है डिमांड हुई नहीं, तो डिमांड फॉल हो गई और सप्लाई उतनी थी, तो इसलिए जो है डेफिशिएंट डिमांड हमें देखने को मिली है। ऑल राइट, फिर आता है हमारा इंपैक्ट ऑन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या इंपैक्ट होता है आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पर जब हम बात करते हैं एक्सेस डिमांड की। एक बात देखो, जब हमने इसका मीनिंग देखा, इसकी जब डेफिनेशन देखी, तो हमने क्या देखा, करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो जब हम बात कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की, तो जितने लोग काम करना चाहते हैं वो ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और फुल एम्प्लॉयमेंट में हम क्या बोलते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे एफिशिएंटली क्या हो रहे हैं, यूटिलाइज हो रहे हैं। कोई भी जो रिसोर्स है वो आपका आइडियल नहीं बचा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही रखा है, उसका यूज नहीं हो रहा है, सारे रिसोर्सेज जो है वो प्रॉपर्ली यूज किए जा रहे हैं। सो दैट मीन्स कि फुल एम्प्लॉयमेंट पर आपके सारे रिसोर्सेज यूज हो गए। अब अगर उस फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा आपकी डिमांड हो रही है, अगर एक्सेस डिमांड आप देख रहे हो, तो क्या ये जो एक्सेस है डिमांड में उसकी वजह से जो है क्या आप और एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हो? नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि जितने लोग काम करना चाहते हैं उन्हें तो काम मिल रहा है ना, तो अब आप एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाओगे? एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा और जो है हमारे पास में और भी जो बाकी के रॉ मटेरियल्स वगैरह हैं
वो भी ऑलरेडी पूरे यूटिलाइज्ड है, तो आपका आउटपुट में कोई चेंज होगा? नहीं होगा। सो जब भी एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन होगी स्टूडेंट्स, तो आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। सो इट डज नॉट अफेक्ट द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एज इकोनॉमी इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और वहीं हम डेफिशिएंट डिमांड की बात करें तो देखो डेफिशिएंट डिमांड में क्या हो गया कि डिमांड हो गई कम। अब जब डिमांड कम हुई आपकी सप्लाई से, तो जो ये हम देख रहे हैं दोनों में जो अनइक्वलनेस है, उसकी वजह से क्या हुआ, इन्वेंट्री बिल्डअप हो गई, स्टॉक हो गया जो है सप्लायर्स के पास में। तो अब सप्लायर्स या प्रोड्यूसर्स क्या सोचेंगे कि अभी हम जो है पहले ये जो हमारे पास में ऑलरेडी स्टॉक में रखा है, इन गुड्स को क्या करेंगे, सेल करेंगे, अभी हम और न्यू प्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है या बहुत ही जो है कम प्रोडक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी चीज है कि जितने लोग काम कर रहे हैं उनकी भी जरूरत नहीं है, उनसे कम लोगों की जरूरत है। तो ऐसे केस में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कम होने वाला है। एंड आउटपुट क्या होगा, आउटपुट भी तो फॉलो हो रहा है, प्रोडक्शन उतना नहीं कर रहे हो तो आउटपुट भी क्या होगा, फॉल होगा। तो डेफिशिएंट डिमांड इट लीड्स टू फॉल इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो ये इंपैक्ट होता है आपके आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट पर। उसके बाद में आता है इंपैक्ट ऑन प्राइस। अब एक्सेस डिमांड में मैंने अभी अभी आपको समझाया, इन्फ्लेशनरी गैप आता है विच लीड्स टू इन्फ्लेशन, मतलब कि प्राइजेस राइज हो रहे हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन दैट इज महंगाई, ओके। तो जो हमारा एक्सेस डिमांड है उसमें क्या होगा, हमें राइज देखने को मिलेगा प्राइस लेवल में। सो इट लीड्स टू इन्फ्लेशन दैट इज इट रिजल्ट्स इन राइज इन जनरल प्राइस लेवल, ठीक है। और वहीं हम बात करें किसकी, डेफिशिएंट डिमांड की, तो उसमें हमने डिफ्लेशनरी गैप देखा एंड हमने ये समझा कि डिफ्लेशन आएगा दैट इज प्राइसेस जो है वो फॉल होने वाले हैं। सो इट लीड्स टू डिफ्लेशन दैट इज इट रिजल्ट्स इन फॉल इन जनरल प्राइस लेवल। ऑल राइट, सो आई गेस ये चीज भी आप लोगों को जो है अच्छे से क्लियर हो गई है। एंड आई होप सो कि ये जो हमारी सारे ही जो डिफरेंट हमने बेसिस पॉइंट लिए थे किसके बीच में डिफरेंस समझने के लिए, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड के बीच में डिफरेंस समझने के लिए, आई होप सो ये सारे ही जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं। एंड आई गेस कि एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये भी आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर हो गया है। सो विद दिस हम जो है इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड पर आते हैं एंड आई होप सो कि आप लोगों को जो है, आप लोगों के लिए ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है फ्रूटफुल रहा होगा। थैंक यू।